हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अभी तक हमने देखा कि सेंगजी और मू यांग अकेले ही घूमने चले गए थे। इस बात से उसका भाई उससे नाराज था। आज हम इसके आगे की कहानी देखेंगे, तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शो। आखिरकार गैंगजी मू यांग को माफ कर उसके घर शिफ्ट हो गया। फिर वह सभी एक साथ शाम को घूमने गए। अगली सुबह सेंगजी देखता है कि मू यांग और उसका भाई एक न्यू स्टोरी पर काम कर रहे हैं। उन्हें एक साथ काम करते हुए देखकर वह खुश था, इसलिए वह अपने दोस्त जेसू से मिलने रेस्टोरेंट गया। पर वहां पर बहुत सारी लड़कियां केवल उसे ही देखी जा रही थी। जेसू मू यांग को मैसेज कर देता है। इसके बाद वह अपना सारा काम छोड़कर आने लगी, क्योंकि वह जेलस थी। उसके पीछे की सारी लड़कियां केवल उसे ही देख रही थी। वह आते ही पहले तो उन सभी को घूरती है ताकि उन्हें बता सके कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। फिर बोली, चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ है जिनका ध्यान सिर्फ तुम पर है। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोली, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम्हें कोई इस नज़र से देखे, तुम सिर्फ मेरे हो। गैंगजी वापस हॉस्पिटल आया अपना बचा हुआ काम करने के लिए। वो और डॉक्टर एक पास बैठे थे, पर कोई भी कुछ नहीं कहता। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे नहीं दिए। वो बोलता है, मैंने काम पूरा नहीं किया, पर मैं बचा हुआ काम खत्म करना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वो बोलती है, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वह बद दिमाग और पागल होते हैं। वह कहता है, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद है। वह मासूम और क्यूट होते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार करने वाले से मतलब होता है। मू यांग बोली, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मैं यह सब नहीं कर सकती। सेंगजी हंसने लगा। वह उनकी तरफ देखने लगी कि माँ और बच्चे कितने खुश हैं। फिर वह दोनों शॉपिंग करने आए, जहाँ पर वह तेज आवाज में बोलती है, मुझे एक तुम्हारी तरह लड़का चाहिए जिससे कि मुझे कभी भी जलन ना हो। मुझे तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना है। और जोर जोर से यही बोलने लगी। कहा ना, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। सेंगजी किसी तरह उसे शांत करता है। सब लोग आसपास के हंस रहे थे। दूसरी तरफ जूरी उदास बैठी थी। उसका सारा ध्यान अपने फोन पर था, क्योंकि 2 दिनों से ली ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। जब से वह गांव गया, वह जब भी काम करती उसका सारा ध्यान फोन पर रहता। वह खुद से बोलती है, आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। सेक्रेटरी बताती है, मुझे अभी पता चला है कि ली के घर वालों ने उसे लड़की देखने के लिए भेजा था, जो कि बहुत खूबसूरत एक हीरोइन है। ये जानने के बाद उसे गुस्सा आया, पर वह जाहिर नहीं करती है। वहीं मू यांग अपना बेड लगाकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह कमरे में आया, वह बोली, चलो बच्चे पैदा करते हैं। पर वह बोला, यहाँ पर बैठ जाओ। वह गाली देते हुए जवाब दी, तुम मुझे आखिर इतना कंट्रोल क्यों करते हो। वह दोनों वाइन पीते हैं, पर मू यांग पूरी तरह से नशे में हो गई और उसके कंधे पर सर रखकर फिर से गाली देने लगी। सेंगजी उसको बिस्तर पर लेटाकर एक गुड नाइट किस देकर वहां से चला गया। हॉस्पिटल से एक पेशेंट को रिलीज किया जाता है, जो बाहर खुली हवा खाने के बाद एक बस को पकड़ा, जिसमें पहले से ही गैंगजी बैठा था। वह दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वह बोलता है, आज आप अलग दिख रहे हैं, और अच्छे भी। वो पूछते हैं, आखिर तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे थे। वह जवाब देता है, डॉक्टर झूठे हैं, उन्होंने वादा किया था पैसा देने का, पर दिया नहीं, क्योंकि मैंने तितलियां नहीं बनाई। उन्होंने पूछा, आखिर तुम बना क्यों नहीं देते हो। वह बताता है, क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। फिर वह उदास होकर बोले, पुरानी यादों को छोड़कर आगे बढ़ जाना ही सही है, क्योंकि बीते हुए कल को याद कर कर तुम्हारा कभी भी भविष्य नहीं बदलेगा। तुम हमेशा उसमें फंसे रहोगे, बिल्कुल मेरे जैसा। तुम कभी भी मुझ जैसा मत बनना। तभी वहां पर बाहर की शोर से उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जंग की याद आने लगी जब वो वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। वो यादें बहुत ही खौफनाक थी। तभी वह अपना जैकेट लाकर उनके सिर पर रख दिया, जैसे कि उसका भाई करता था। फिर वह हॉस्पिटल कॉल लगाता है। वहां आने के बाद पेशेंट की हालत में सुधार हुई। बाहर डॉक्टर आकर गैंगजी को शाबाशी देते हैं, तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया। वहां पर उसका भाई भी आ गया और वह उसके इस फैसले से बहुत खुश था, क्योंकि उसने एक जिम्मेदारी वाला फर्ज निभाया। डॉक्टर बोलते हैं, तुम एक हीरो हो, और हीरो किसी चीज से डरा नहीं करते। क्या तुम्हें कुछ भी याद है जो तुम बता सकते हो हमें, कि आखिर उस रात को हुआ क्या, जिस दिन से तुम्हें तितलियों से डर लगने लगा। वह डरते डरते बताता है, उस रात को मैं और मॉम घर आ रहे थे। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखाई दी। मैं उसके पीछे भागा। जब वापस उसे लेकर आया, तब मैं देखता हूँ कि मॉम नीचे जमीन पर गिरी पड़ी है। चारों तरफ खून ही खून है, और वहां अंधेरे में से एक औरत बाहर आती है।
जिसके जैकेट पर एक तितली थी। वह मुझे डराती है, अगर मैंने यह बात किसी से बताई तो वह मुझे किसी भी तरह ढूंढकर मार देगी। सेंगजी यह जानने के बाद पूरी तरह से टूट गया और खुद को चोट पहुंचाने लगा, क्योंकि उसने मू यंग की फैमिली फोटो में उसकी मॉम को तितली के साथ देखा। वह डरा हुआ था। उसे डाउट होने लगा कि कहीं उसकी मॉम ने तो कुछ नहीं किया। मू यंग हॉस्पिटल आकर, गैंग जी चलो हम बाहर चलते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर जूरी की मॉम बोली, तुम सभी एक फैमिली की तरह अच्छे लग रहे हो। फिर मू यंग सेंग जी के पास आई। वह उसके हाथ को देखकर पूछती है, ये कैसे हुआ? आखिर किसकी हिम्मत हुई तुम्हारे साथ ये करने की? बताओ, मैं उसको सबक सिखा कर रहूंगी। वो धीरी आवाज में बोला, कुछ नहीं, काम करते वक्त चोट लग गया। वह एक्साइटेड होकर पूछती है, चलो ना कहीं हम बाहर घूमने चलते हैं। पर उसे तो केवल उस तितली का ही याद आ रहा था जिसमें उसकी मॉम थी, इसलिए वह उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगा, यहाँ से चली जाओ। मू यंग बोली, आखिर तुम नाराज क्यों हो? क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? ये बोलने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई। घर आकर मू यंग उसे गाली देते हुए बोली, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? कल तक तो उसका मूड अच्छा था, कहीं मैं नशे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दी जिससे वह नाराज हो गया है? जेसू बोला, तुम सच में पागल हो। तुमने 10 पिज्जा ऑर्डर किया, वो भी आधी रात को, केवल यह जानने के लिए कि आखिर वह नाराज क्यों है? वो बोली, तुम इकलौते उसके बेस्ट फ्रेंड हो। जेसू बोला, सुनो, मैं पिछले उसको 20 सालों से जान रहा हूँ। वह अपने दिल की बात, तकलीफें किसी को कभी भी नहीं बताता है। तुम चाहकर भी जबरदस्ती कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह बचपन से ऐसा ही है। उसके साथ रहने का एक ही तरीका है, तुम बस खुश रहो और उम्मीद करो कि वह भी खुश है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। सेंग जी उदास बैठा होता है। वहां पर डॉक्टर जाकर बोलते हैं, तुमने अपने हाथ को चोट पहुंचाया, जबकि कसूर तो दिल का है। वह उनसे बताता है, मुझे लगता है वह तितली मू यंग की मॉम है। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है? फिर वह बोला, काश मैं गलत हूँ। पता है, मुझे लगा था कि मैं भी खुश रहकर आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकता हूँ, पर उस कमीनी तितली की वजह से इतने सालों से मैं भटकता हुआ कुत्तों की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं हमेशा से सोचता था, अगर कभी मॉम का कातिल मिल गया तो उसके टुकड़े कर दूंगा, पर अब मैं वह भी नहीं कर सकता। वो रोते हुए बताता है, मैं नहीं चाहता कि मू यंग को कभी सच्चाई मालूम चले, क्योंकि वो टूट जाएगी। अब उसके अंदर दूसरों के लिए फीलिंग आ गई है। काश वो पहले की तरह होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंग जी घर गया और उसको सहलाता है। उसके पुरानी खूबसूरत यादें याद आने लगी। अगली सुबह मू यंग और गैंग जी फोटो खिंचवाने के लिए अच्छी ड्रेस पहनकर रेडी थे, पर सेंग जी आने के लिए तैयार नहीं था, जिससे वह दोनों अकेले ही जाते हैं। स्टूडियो कैमरामैन उन्हें फ्रेम में लाकर स्माइल करने के लिए बोला। तभी वहां पर सेंग जी आ गया। वह ब्लैक ड्रेस में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। दोनों एक्साइटेड होकर खुश थे। फोटो खिंचवाने के बाद आर्ट गैलरी जाते हैं, जहां पर सेक्रेटरी पहले से उनका इंतजार कर रही थी। बोलती है, आखिर मू यंग खुद को समझती क्या है जो उसके लिए सब कोई इंतजार करे? वो उसके पीछे ही खड़ी थी। वह बोली, कोई बात नहीं, पीठ पीछे किसी की बुराई करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है। सेक्रेटरी देखकर इंप्रेस हो गई। बोलती है, आज तो तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो इस सूट में। मू यंग को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उसे बोली, आज के बाद तुम ये सूट कभी भी नहीं पहनोगे। वह जवाब देता है, मुझे तो कंफर्टेबल लग रहा है, मैं सोच रहा हूं और सूट ले लूं। वह बोली, अगर अगली बार तुमने ऐसा कोई कपड़ा पहनना जिसमें तुम हैंडसम दिखे तो मैं वह फाड़ दूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। सेक्रेटरी घर गई। उसी समय ली वापस आ गया। वह बोलती है, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा? वह बोला, तुमने तो कहा था मुझे फ़ोन ऑन करने के लिए। वो बताती है, जूरी अंदर बैठी है, जो हमने प्लानिंग की थी वैसा ही करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोल देना। ली कमरे में जाकर उसको हाई बोलता है और बताता है, मैं सबके लिए खाना लाया हूँ, क्या तुम साथ में खाना चाहोगी? वह गुस्से से बोली, नहीं, मेरा पेट भरा है, मुझे अपना काम करना है, तुम जाओ। ली उसे बता देता है कि उसके फादर ने ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज दिया, जो कि एक हीरोइन है। जूरी उठकर गुस्से से बोली, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, तुम बाहर जाओ। जूरी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। वो ली के लिए थोड़ा पजेसिव हो रही थी। उसका सारा ध्यान इस पर था कि वह लड़की कहीं इसको पसंद तो नहीं आ गई। सेंग जी डॉक्टर को बहुत सारे नोट्स दिखाता है जिसमें धमकी लिखी हुई है। वह कहते हैं, इसे किसी ने जानबूझकर ऐसा लिखा है कि हर कोई समझ ना सके। वह बोलता है, मैंने पता किया, ये पेपर हमारे यहाँ का नहीं है, इसका मतलब किसी ने बाहर से लिखकर अंदर भेजा है। डॉक्टर बोलते हैं, तुम अपने भाई पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दो, यहाँ पर किसी पर भी भरोसा मत करना, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। फिर सेंग जी अपने भाई के पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ पर मेरे लिए मत रुका करो, तुम्हारा काम खत्म होते ही सीधे घर चले जाना।
उसके बाद वो मू यंग को कॉल लगाकर पूछा क्या कर रही हो। बताती है स्टोरी लिख रही हूँ। वह बोला क्या तुमने अच्छी तरह से गेट लॉक कर लिया? किसी भी औज नबी के लिए कभी भी दरवाज़ा मत खोलना। वो मुस्कुराते हुए बोली तुम कितनी फिक्र करते हो, अब मैं ऐसा ही करूंगी ताकि तुम बार बार मुझे याद कर कर मेरा ख्याल रख सको। लीजू री के बस स्टॉप पर उसका वेट करता है। जब वो आई तब वह दोनों एक साथ बात करने लगे। वह पूछती है तुम यहाँ पर वेट क्यों कर रहे थे? वो बातों को घुमाने लगा पर उसके रूडली बिहेवियर को देखते हुए बोला मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं किसी लड़की को देखने गया। हालांकि मेरे डैड मुझे अक्सर ब्लाइंड डेट पर भेज दिया करते हैं, पर इस बार नहीं गया। वह पूछती है क्या तुम्हें सच में एक हीरोइन से शादी करनी है? ली बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक अच्छी क्यूट लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कभी कभी नशे में गाली दे दिया करे। दूसरी तरफ मू यंग गैंगजी पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने ड्राइंग अच्छी तरह से नहीं बनाया है। वो पूछती है इस ड्राइंग में इमोशन कहाँ है? वो बोला मुश्किल है, मुझे अच्छी तरह से बनाना नहीं आता। वह बोली तुम्हारे पास तो बहुत सारे इमोशन कार्ड हैं, तुम उन्हें देखकर बना सकते हो। पर वह जवाब देता है इसे कॉपी करना कहेंगे, इसमें मेरा इनोवेशन नहीं रहा, तब ये मेरी ड्राइंग कैसे होगी? फिर मू यंग कहती हैं एक काम करो, तुम सीख क्यों नहीं लेते? तुम लोगों का इमोशन देखो और उसे बनाने की कोशिश करो, पर ध्यान देना तुम्हें जल्द से जल्द सीखना होगा। मू यंग के बोलने पर गैंगजी जेसू के एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करता है पर बना नहीं पाता क्योंकि उसके चेहरे का हर एक इमोशन एक जैसा दिख रहा था। इसलिए वह सेक्रेटरी की मदद लिया पर उसका भी इमोशन देखकर परेशान हो गया। फिर बोला आखिर मैं एक्सप्रेशन बनाना कैसे सीखूंगा? मू यंग के फादर की सिचुएशन क्रिटिकल होने के कारण उनकी डेथ हो गई। सभी उनके अंतिम संस्कार पर आए। मू यंग याद करती है कि कैसे बचपन में उसके फादर उसे स्टोरी सुनाया करते थे। ये सब याद करके इमोशनल हो गई। ली के साथ सभी फैमिली वाले शोक मनाते हैं। मू यंग बोली बहुत हो गया, मैं इन यादों से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये घर बेच दूंगी। फिर हम एक अच्छी सी ट्रैवलर कार लेंगे जिससे बिना प्रॉब्लम के कहीं भी जा सके। सेंगजी बोलता है जैसा तुम चाहो। फिर वो पूछी तुम्हारा सपना क्या है? प्लीज़ बताओ, तुम क्या चाहते हो? वह बोला मेरे 3 सपने थे जिनमें से 2 पूरे हो गए, एक बचा है। मू यंग कौन कौन से बताता है कि पहला मैं किसी के साथ बाहर घूमने जाऊं, दूसरा मेरे भाई का कोई फ्रेंड हो मेरे अलावा। वो पूछती है तीसरा क्या है? सेंगजी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। वो बताती है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, तुम इतने हैंडसम जो हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। अगले दिन तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। वो पेशेंट बोलते हैं तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है और तुमने अपने डर को हरा दिया। जब गैंगजी पेंटिंग देखता है तब वो डर गया क्योंकि उस पेंटिंग पर तितली बनी थी। वो डरते डरते बताता है जिस औरत ने मेरी माँ को मारा उसके कंधे पर यही तितली थी। ये सुनते ही मू यंग शॉक हो गई। सेंगजी उसकी तरफ देखने लगा। उसे याद आया कि उसकी मॉम हमेशा अपने कंधे पर ऐसी ही तितली लगाया करती थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह बोली ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। सेंगजी उसे उदासी भरी आंखों से देखा। वो समझ गई। फिर रोते रोते बाहर की तरफ भागने लगी। सेंगजी उसको रोककर बोलता है मेरी बात तो सुनो। मू यंग बताती है मेरी माँ ने अपने लिए स्पेशली 6 पंखों वाली तितली डिज़ाइन की थी। ये डिज़ाइन उस पेंटिंग में क्या कर रही है जिससे गैंगजी को डर लगता है? ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह उदास होकर वहां से चली गई। घर आने के बाद स्टोर रूम का सारा सामान उथल पुथल कर दी केवल उस तितली को ढूंढने के लिए, पर वह नहीं मिली। दूसरी तरफ डॉक्टर उस पेंटिंग को देखने के बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आए। वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस पेंटिंग में एक औरत ड्राइंग बना रही है और वह कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल की हेड नर्स मिसेस पार्क थी। मिसेस पार्क जो कि मू यंग की मॉम है, वह नदी के किनारे आकर सुकून से सांस लेकर बोलती है मुझे मज़ा आया। फिर वो याद करने लगी अपने पति के आखिरी समय को। उनसे कहती हैं पता है कितनी खुशी होती है तो तुम्हें हर रोज़ घुट घुट कर मरते हुए देखना। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते थे इसलिए तुमने मुझे मार डाला, पर देखो मैं तुम्हारे आंखों के सामने हूँ। वो जोर जोर से हंसने लगी। फादर बोले तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना, पर वह जवाब दी मैं सालों से उसके करीब रहकर उसे जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा बनाई, पर अब वो बदल गई है। उसके अंदर फीलिंग आ चुकी है, इसलिए उसे सबक सिखाना होगा। डॉक्टर बोलते हैं ये कैसे हो गया? मिसेस पार्क सालों से यहाँ थी पर मुझे कभी भी उन पर शक नहीं हुआ। सेंगजी गुस्से से बोला मैंने अपने भाई को माँ के कातिल के पास जाने दिया उसका ख्याल रखने के लिए। वो कहते हैं हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, तब तक के लिए तुम छुट्टी ले लो। अपने भाई और मू यंग का अच्छी तरह से ख्याल रखो। ली उसे देखने आया कि वह ठीक है या नहीं, पर मू यंग उसे वहां से भगा देती है। बाहर आकर सेंगजी को बताता है। वो पूरी तरह से शॉक में है। उसने आज तक ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। वो आकर सारी सिचुएशन बताया। ली बोला तुम दोनों का रिश्ता कितना बदनसीब है। तुम्हारे माँ का कातिल मू यंग के मॉम को ही होना था। उसकी तरफ देखते हुए पूछता है
अब ये मत बोलना कि तुम ये सब जानने के बाद भी उससे संबंध रखोगे। वह जवाब देता है, मैं रखूंगा, क्योंकि इसमें उसकी क्या गलती है मॉम की? किए हुए गुनाहों की सजा बच्ची को क्यों मिले? ली बताता है मू यंग कि मॉम का जन्म एक बहुत बड़े अमीर फैमिली में हुआ जहां सभी डॉक्टर हुआ करते थे। वह हमेशा से बुद्धिमान थी, पर अचानक से उन्होंने मेडिकल कॉलेज सेकेंड ईयर में ड्रॉप ले लिया। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। शादी करने के बाद अपने सारे परिवार वालों से नाता तोड़कर यहाँ इस हवेली में अकेले रहने लगी। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन किताबें लिखी। सबसे मशहूर किताब द मर्डर ऑफ विच लिखने के बाद वो पागल हो गई। बुक का फाइनल स्क्रिप्ट आज तक किसी को नहीं मिला, जिससे वह कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई। इसी के चक्कर में मू यंग का बचपन बहुत बुरा था। उसे हमेशा परेशान किया जाता था उस स्क्रिप्ट के लिए। सेंगजी उसके पास गया, पर वह अपने कमरे में नहीं थी। वह स्टोर रूम में अभी भी उदास है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, केवल मेरी माँ की वजह से गैंगजी इतने सालों से डरता रहा और उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी नर्क बनी रही। यह सब सच नहीं हो सकता। पर उसके चेहरे को देखने के बाद पूछती है, तुम्हें यह पहले से पता था? फिर गुस्से से बोली, कब से? वो जवाब दिया, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मू यंग रोने लगी, तुम अपनी मॉम जैसी नहीं हो, तुम अलग हो, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो। वो रोते हुए कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ली। बाहर सेंगजी बैठकर बोला, पहले मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं खुश होता कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मू यंग गिल्ट में थी। उसको पछतावा होने लगा कि उसकी मॉम ने सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से बिना कुछ बोले अपने पुराने पलों को याद करने लगे। जेसू परेशान होने लगा। सेंगजी फोन नहीं उठा रहा था। उसके भाई से पूछता है, आज हॉस्पिटल में क्या हुआ? वो बताया मू यंग डरी हुई उदास थी। शायद उन दोनों में फिर से लड़ाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ हूँ ताकि दोनों बात करके लड़ाई खत्म कर सके। हॉस्पिटल में सब सोचते हैं कि अचानक से हेड नर्स और सेंगजी छुट्टी पर क्यों चले गए। अगली सुबह दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वह बोली, तुम उस दिन परेशान होकर मेरे बर्थडे पर केवल मेरी माँ की वजह से आए थे। वह जवाब दिया, पर वह तुम्हारी मॉम नहीं है, हमारे हॉस्पिटल की हेड नर्स असली मॉम है। वह तुरंत बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सालों हो गए हैं उन्हें देखे, पर अगर वो मेरी माँ होती तो मैं उन्हें पहचान लेती। सेंगजी बताया, सालों से तुम्हारे फादर और हॉस्पिटल के डॉक्टर उन्हें नहीं पहचान पाए। इसका मतलब वो सालों से हम पर नजर रख रही थी। डरते हुए कही, निकल जाओ इस घर से, अभी चले जाओ यहाँ से। सबसे पहले अपने भाई को बचाओ, क्योंकि वो सबको खत्म कर देंगी। सेंगजी उसे गले लगाकर शांत किया। कुछ टाइम बाद जेसू और गैंगजी खाना लेकर आए। जेसू सेंगजी बाहर आकर बात करने लगे। वो बोला, कल तुम्हारे भाई की पेंटिंग में तितली बनी हुई थी। उसे देखकर मू यंग डरते हुए वहां से चली गई, और तुम उसका ख्याल रख रहे हो, इसका मतलब वो तितली उसकी मॉम है। सेंगजी उसकी तरफ देखने लगा। बताता है, मैं पूरी रात बस इतना ही सोच पाया, यार तू कभी तो अपने दोस्त की मदद ले लिया कर, सब कुछ अकेले ही संभालने लगता है। गैंगजी मू यंग के पास खाना लेकर आया। वह उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, साथ ही उससे माफी मांगने लगी। वह बोला, देखो कितना कमजोर हो गई हो, अगर तुम खाना खाओगी तभी माफ करूंगा। मू यंग खाना खा ली। अगली दिन मिसेस पार्क गैंगजी से मिलने आई। वो उन्हें इस रूप में देखकर हैरान था। वो गैंगजी को किडनैप कर कर अपने साथ लेकर चली गई। फिर सेंगजी को ब्लैकमेल करने लगी। बोली, अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम और मू यंग हवेली पर आ जाओ। सेंगजी तुरंत ली को बताता है, जल्दी से जितना दूर हो सके उतना दूर। मू यंग को अपने साथ ले जाओ, और खुद हवेली चलाया। अपने भाई को बेहोश देखकर उसे गुस्सा आता है। वह बोले, ये गलत बात है, मैंने तुम दोनों को बुलाया और तुम अकेले ही आ गए। मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों में से किसको बचाते। सेंगजी पूछता है, आखिर तुम यह सब क्यों कर रही हो? वह बोली, तुम्हारी वजह से तुमने मेरी बेटी को बदल दिया। मैं हमेशा उसके करीब रहकर उसे तराश कर बुरा बनाई, पर तुम्हारे प्यार की वजह से देखो अब वह कैसी हो गई है। क्या तुम अपनी माँ का बदला नहीं लेना चाहते? तुम मुझे मार दो, उसके बाद मेरी बेटी खुद ही पहले की जैसी हो जाएगी। वह बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे सपने कभी भी सच नहीं होंगे। सेंगजी को उकसाने के लिए बताती है, कैसे मैं तुम्हारी माँ को मारी? वह बताए, तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को जानवरों की जान लेने से रोका। वो उसे अच्छा बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। ये जानने के बाद उसका खून खौल उठा। वह चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने इस मामूली वजह से मेरी माँ को मारा? फिर उसका गला दबाने लगा। वो मुस्कुराते हुए हंसने लगी, कहीं तुम सही कर रहे हो, ले लो अपना बदला। पर वह खुद को कंट्रोल कर कर रुक जाता है। तभी वह उसके अंदर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दी और बोली, तुम कमजोर हो। जब मू यंग को पता चला कि उसकी माँ ने गैंगजी को किडनैप कर लिया है, साथ ही उनसे मिलने के लिए सेंगजी अकेला गया है,
वह पूरी तरह से डर गई और ली के ऊपर गुस्सा करने लगी। बोली, कार रोको। ली कार की स्पीड को और बढ़ा दिया, पर मू यंग ने जबरदस्ती करके किसी तरह कार रुकवाई। फिर वहां से पैदल दौड़ने लगी। जब घर पहुंची तो वह देखी उसकी मॉम ने सेंगजी को चोट पहुंचाया है। वो वहां पर रखे हुए पेन को उठाकर आगे बढ़ी, उन्हें जान से मारने के लिए। तभी सेंगजी अपना हाथ लगा देता है और बोला, ऐसा मत करो, तुम उनकी जैसी नहीं हो, प्लीज मान जाओ, तुम किसी की जान मत लेना। इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। मू यंग फूट फूट कर रोने लगी। उसको ऐसा रोते हुए देखकर मॉम बोली, तुम बदल गई, तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ी मारने के लिए। तभी गैंगजी एक बुक से सर पर हमला किया। वह बेहोश हो गई। वहां पुलिस आई। डॉक्टर बोले, तुम्हें तो चोट लग गई। वह बोली, जीत मेरी हुई है, इसके बाद वह दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। होता भी ऐसा ही है। मू यंग सेंगजी के पास बैठकर रोते हुए कही, मेरी वजह से तुम्हें बार बार चोट लगती है। वह बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंखें खुली तो आधी रात हो चुकी थी। वह उसे कहता है, मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा। वह बताती है, ये कोई सपना नहीं था, कुछ घंटे पहले का हादसा था। आज यहाँ किसी की भी जान जा सकती थी, पर अब बहुत हुआ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं यह सब भूल नहीं सकती। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई और हम दोनों एक साथ रहे। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं जब भी तुम्हें देखूंगी मुझे यह सब फिर से याद आ जाएगा। मू यंग एक बार फिर अपनी बेजान जिंदगी जीने के लिए तैयार थी। वो सुबह रेडी होने गई। तभी वहां ड्रॉर में उसे अपनी मॉम की बेस्ट नोवेल का फाइनल स्क्रिप्ट दिखा, जो कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया था। सेंगजी हॉस्पिटल आकर बोला, मैं रिजाइन दे रहा हूं। वह पूछे, क्या तुम किसी और शहर जाने वाले हो? वह बताता है, नहीं, मैं बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता हूं, उनकी केयर करना चाहता हूं। ये अच्छी बात है। वो पूछा, क्या मैं आपसे एक आखिरी सलाह ले सकता हूं? वो बोले, बिल्कुल। मू यंग इस हादसे के कारण गिल्ट में है। वो चाहती है हम दोनों उसके लाइफ से दूर चले जाए। क्या यह सही होगा? डॉक्टर बोले, अगर पास रहने में तकलीफ हो रही है, अगर तुम दूर जाओगे तो और भी ज्यादा तकलीफ होगी। जब दोनों ही सिचुएशन में दर्द और तकलीफ है तो बेहतर होगा मिलकर तकलीफ सहो। एक साथ रहकर कोशिश करो कि धीरे धीरे गम को भुला दे। मू यंग ली से बताती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ भी नहीं लिखने वाली। दोनों परेशान हो गए, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? सेक्रेटरी पूछती है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ली, तुम बेवकूफ तो नहीं हो? अगर मू यंग लिखना बंद कर दे तो वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी, क्योंकि उसे एक ही तरीका आता है दुनिया से बात करने का। सेंगजी उसके पास आकर बोला, चलो उठ जाओ। वह बोली, मैं हमेशा से अकेली रही हूं, यही मेरी किस्मत है। वह बोला, पर अब नहीं रह पाओगी? वह पूछी, पर क्यों? बताता है, क्योंकि अब तुम्हें प्यार का एहसास हो गया है। तुम्हें पता है इसके बिना जिंदगी कैसी होगी, और मैं तुम्हें वैसे भी छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूं। फिर उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आया, जहां गैंगजी अपनी मां के नाम का पेड़ लगाता है। उसमें तीनों की फोटो टांग दिया। वह पूरी तरह से इमोशनल हो गई। सेंगजी बोला, हम सब एक फैमिली है, हम दूसरों की गलतियों की सजा खुद को नहीं दे सकते। हम तीनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। वो वहां से जाने लगी। सेंगजी चिल्लाते हुए उसे बोला, आई लव यू, पर वह कुछ भी जवाब नहीं दी। यह सीन बिल्कुल उल्टा है जब मू यंग उसके लिए पागल थी, और अब वो मू यंग के लिए पागल है। सेंगजी एक प्लान बनाता है जिसमें सभी लोग की मदद लिया ताकि वह उसे मना सके। जूरी झूठ बोलकर मू यंग को अपने घर भेज दी कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है और वह नहीं जा सकती। जब मू यंग घर पहुंची तो देखी आंटी बिल्कुल ठीक हैं। वो सबसे पहले उसे खाना खिलाई, फिर पूछी, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी माँ की गलतियों की सजा खुद को क्यों देना चाहती हो? वो इमोशनल होकर बोली, सब लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। वह बोली, ऐसा नहीं है, तुम में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तुमने गैंगजी को अपना दोस्त बनाया, जबकि उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। तुमने केवल उसके अंदर की काबिलियत को देखा, और तुम हमेशा से एक अच्छी राइटर रही हो। अगर तुम खुद को ही तकलीफ दोगी तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। इसलिए पुरानी सारी चीज़ों को भूल जाओ और एक अपनी नई लाइफ शुरू करो, जिसमें केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मू यंग घर गई। वहाँ गैंगजी उसको मनाने के लिए पेंटिंग बनाया था। वो पेंटिंग देखने लगी। सेंगजी बार बार आई लव यू बोलकर उसे परेशान करने लगा। दोनों किस कर एक खूबसूरत लम्हा बिताते हैं। अगली सुबह वह तैयार हो गई। अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। फिर ली से बोली, यह मेरी मॉम की बेस्ट नॉवेल की आखिरी कॉपी है। अगर तुम इसे पब्लिश करते हो तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई हो जाएगी, और यह मेरी आखिरी बुक है। ली खुशी से झूम उठा, पर वह बोली, तुम्हें दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, तुम दोनों नहीं ले सकते। वो सोचकर बोला, मैं ऐसी कोई बुक पब्लिश नहीं करूंगा जिसने तुम्हें इतना तकलीफ दिया हो। वह मू यंग की बुक ले लिया। गैंगजी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर देता है।
इसके बाद डॉक्टर उसे ट्रैवलर कार देते हैं। सेंग जी बोला, इसकी क्या जरूरत थी, यह तो बहुत ज्यादा कीमती है। वह बोले, मैंने बोला था जितनी अच्छी पेंटिंग होगी उतनी अच्छी कीमत मिलेगी, ये मेरी तरफ से है। तीनों खुश होकर उस कार से एक सुहाने सफर पर निकल पड़े जिसमें खूब सारी मस्ती थी। यहाँ पर यह वीडियो खत्म होता है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले बेहतरीन सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।